एवरीवन, दिस इज अंजू, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम ज्ञान सागर एकेडमी। तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम हमारी नेट की जो फर्स्ट यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी, उसको शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम हमारा फर्स्ट टॉपिक करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ। देखो, हम हमारी अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर कितने टाइप के फिनोमिनाज होते हैं, किस प्रकार के इवेंट हो रहे होते हैं, जियोलॉजिकल मूवमेंट होता है, एटमॉस्फेरिक इवेंट होते रहते हैं। उन सब के साथ साथ हमारे दिमाग में एक और क्यूरियोसिटी होती है कि भी हमारी अर्थ जो है ये किस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, जितने भी हमारे बड़े बड़े स्कॉलर रहे हैं हमारी हिस्ट्री में भी, बहुतों ने ये जानने की कोशिश की भी कि ये हमारी अर्थ जो है वो कैसे बनी। तो हमारी अर्थ के ओरिजिन से पहले ना हमें ये जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि अगर हम ये जान ले कि क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो हमारे यूनिवर्स के अंदर है। यूनिवर्स यानी कि सबसे पहले जो है हमारी अर्थ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम जो कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे उसके अंदर है, और वो जो गैलेक्सी है वो हमारे यूनिवर्स के अंदर है। तो अगर हम ये जान ले कि हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, तो शायद हम अर्थ तक भी पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले ना हम जान लेते हैं कि यूनिवर्स क्या होता है। देखो, हमारे यूनिवर्स के अंदर यानी कि अर्थ के ऊपर भी जितने भी छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, जितने भी, वो सभी जो होते हैं ना एटम से बने होते हैं। यानी उस छोटे सब एटमिक पॉइंट से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सियों तक जितनी भी बाहर आपको सेलेस्टियल बॉडी या हमारी अर्थ भी, वो सभी हमारे यूनिवर्स के अंदर ही है। और उन सबको मिलाकर हम यूनिवर्स कहते हैं उसको। लगभग लगा लो कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं वो हमारे इस यूनिवर्स के अंदर हैं, और लगभग एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जब हम हमारे यूनिवर्स की स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है। सेलेस्टियल बॉडी होते हैं यानी हमारी अर्थ से बाहर के जितने ऑब्जेक्ट, जो जितने भी खगोलीय पिंड आपको दिखाई देंगे, उन सभी को हम सेलेस्टियल बॉडी बोलेंगे। देखो, हमारे यूनिवर्स की जो उत्पत्ति है ना, उससे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट और कई प्रकार की थ्योरियां हैं जो अलग अलग स्कॉलरों ने दी है। जिसमें जैसे हमारे क्लासिक टाइम पीरियड में आते हैं हमारे टोलमी, जो कि एक तरह से ग्रीक्स है, लेकिन रोमन्स में हम इनको ज्यादातर पढ़ते हैं। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जियोसेंट्रिक का। अब ये जियोसेंट्रिक क्या है? जियोसेंट्रिक होता है कि भाई जो अर्थ है ना वो हमारी सेंटर में है, और बाकी के जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, जिसमें चाहे सन है, मून है, वो सभी क्या है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो ये उस टाइम की एक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमारे एक इंडियन स्कॉलर भी थे उसी टाइम में, जिनको ज्यादातर मतलब लोग नहीं जानते हैं ना, इनके बारे में कुछ बात की जाती है, क्योंकि ये यूरोपियंस लोग थे जिन्होंने अपनी नॉलेज को थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर दिया और हम जो है इस चीज से पीछे रह गए। तो जो वैरामीर थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने बता दिया था, यानी कि उस टाइम में बता दिया था कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों का उस तरफ ध्यान ही नहीं गया उस टाइम पे। उसके बाद आते हैं निकोलस कोपरनिक्स। 1543 के अंदर इनका एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है हेलियोसेंट्रिक। ये कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने बताया कि भाई हमारी अर्थ जो है वो सेंटर में नहीं है, यानी कि जो सन है वो सेंटर में है, और बाकी जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो अर्थ की होती हैं 2 प्रकार के मोशन होते हैं इसके। उसका एक तो डे वाला मोशन होता है और एक एनुअल मोशन होता है। डे वाले मोशन में जिसमें दिन और रात बनते हैं, और एनुअल मोशन जिसमें सीजन बनते हैं। और इनको एक तरह से, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा ये कॉन्सेप्ट दिया है जो आज के टाइम पे हम सभी मानते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। ग्रहों की गति से, अच्छा, ये फिर उसके बाद आते हैं योहान्स केपलर। 1571 के अंदर जर्मनी के स्कॉलर रहे हैं ये। इन्होंने प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज दिए थे कि किस प्रकार से उनमें गति हो रही है, उनका किस प्रकार का जो फोर्स उनके ऊपर काम करा, उससे रिलेटेड कुछ लॉज दिए थे इन्होंने। एडविन पावेल हब्बल आते हैं फिर 1925 के अंदर, यूएसए के है ये साइंटिस्ट। इन्होंने बताया कि बहुत सारी गैलेक्सियां हैं जो हमारे यूनिवर्स के अंदर है, और हर गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार हैं। और एक और बात उन्होंने बताई कि जो ये हमारा यूनिवर्स है ना, ये लगातार एक्सपेंड कर रहा है, लगातार जो ये फैल रहा है। और इसके द्वारा फिर नासा के द्वारा देखो इनके नाम पर ही हबल टेलीस्कोप भी बनाया गया, और जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो है मूव करता है। अच्छा, जो ये हब्बल ने कॉन्सेप्ट दिया ना कि भी हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है और बहुत सारी गैलेक्सियां हमारे इस यूनिवर्स के अंदर है, उसको बेस बनाया फिर जॉर्ज लेमेंत्रे थे ये, बेल्जियम के जो है ये प्रीस्ट रहे हैं।
तो इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इनके अलावा और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि स्टेडी स्टेट थ्योरी है, इन्फ्लेशनरी थ्योरी है, या फिर जो पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, ये भी हैं जो हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारी जो थ्योरियां हमें देते हैं, बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है इनका, जो जॉर्ज एलेमेंटर ने दिया था, बिग बैंग थ्योरी का। तो चलिए हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर बिग बैंग है क्या। देखो, बिग बैंग क्या है? जब कुछ भी नहीं था, यानी कि यूनिवर्स भी नहीं था, तो ऐसा मतलब कि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जितना भी मैटर था ना, जो आज हमें हमारे पूरे यूनिवर्स में दिखाई देता है, वो मैटर एक बिंदु के अंदर, एक छोटे से पॉइंट के अंदर था, सेंटर था। अब छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल आप ये लगा लो, बिल्कुल छोटू सा, बिल्कुल एक पार्टिकल होता है जो मिट्टी का छोटा सा, उसके समान था, और उसी के अंदर बहुत ज्यादा। अब देखो, अब ये इतना सब मैटर एक ही पॉइंट के अंदर सेंटर होगा तो क्या होगा भाई, इसका जो है इनफिनिट, एक छोटा सा पॉइंट होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, इनफिनिट होगा, इसकी डेंसिटी भी जो है इनफिनिट होगी, और इसका प्रेशर भी, टेम्परेचर, इसकी डेंसिटी और इसका प्रेशर, सब कुछ बहुत हाई था। तो इस स्टेट को बोला जाता है स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी, यानी कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, टाइम टू टाइम इसमें एक प्रकार का ब्लास्ट हुआ कि भाई अगर ये यूनिवर्स बनना है तो एक ब्लास्ट तो करवाना पड़ेगा ना हमें। तो ऐसा माना गया कि टाइम के बाद इसमें बहुत ज्यादा, यानी कि इसका टेम्परेचर, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि इसमें एक बड़ा बूम कर गया, और ये बूम करके जो भी इसके अंदर मैटर था वो बहुत ज्यादा फैला, बाहर की तरफ फैला वो। और वो उसके अंदर क्या था, पहले तो इसका टेम्परेचर ही इतना ज्यादा था क्योंकि इससे जो बूम हुआ, धमाका हुआ, उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। फिर धीरे 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 इसका जो ये टेम्परेचर था थोड़ा सा ठंडा होता गया, और ठंडा होके इसके अंदर जो जितना भी मैटर था, जो भी सब कुछ, तो वो क्या है, डस्ट और गैस हो गई। ठीक है, तो ये थे। अब धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, इन्हीं से छोटे छोटे से फिर एटम की तरह बनना, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एटम बनना शुरू हुए। अब ये एटम क्या है, अब ये जो एटम थे, अब इन एटम के अंदर ही हाइड्रोजन और हीलियम इस प्रकार की गैसें भी बनी। अब ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसें आगे चल के क्या हुआ, इनमें इनमें आपस में क्या है, ये कंपैक्ट होना शुरू हुई। और हमें पता है कि भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस जब बनती है तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस में, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, तो एक प्रकार का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो कि किसकी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, स्टार की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो अब क्या है, इसी के अंदर ये जो डस्ट और जो गैस के जो बहुत बड़े बड़े नेबुला बन गए थे, जो नेबुला बने, ये जो क्लाउड से बने, इनको क्लाउड भी कह सकते हो, क्लाउड या जो नेबुला बने, इसी के कुछ पार्ट से, उसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम के जो एटम थे, वो जो कण थे, वो एक ही जगह पर ऐसे आए, और उसके आसपास के जो दूसरे मैटर थे इसके साथ वो कंपैक्ट होना शुरू हो गए। अब वो कंपैक्ट होंगे तो क्या होगा, अब उनके अंदर एक प्रकार का अंदर ही अंदर जब वो चिपकेंगे तो इनकी जो, इनका मास जो है वो बढ़ेगा। अगर इसका मास बढ़ेगा तो ये आसपास और ज्यादा इसके अंदर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगा मास बढ़ने से, और इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इस टाइम तक इसमें है जो है न्यूक्लियर फ्यूजन हो चुका होता है। तो अब क्या है कि इसी नेबुला से बहुत सारा पार्ट जो है एक स्टार की फॉर्म में बना, और इसको आगे हम, यही जो आगे हाइड्रोजन और हीलियम का जो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, उससे एक बना स्टार की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब देखो इसी स्टार के आसपास, क्योंकि ये एक नेबुला से बना है, तो बहुत सारा मैटर और था बाहर की तरफ। ठीक है, वो क्या हुआ, जब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ ना, तो उसके बाद इसमें एनर्जी जनरेट हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, तो किसी घटनावश इसके अंदर एक रोटेशन हुई। और अगर रोटेशन होगी, और हमें पता है कि हमारा अर्थ भी रोटेट कर रहा है हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ, तो इसके अंदर एक प्रकार का मोशन शुरू हुआ, और इसके आसपास का मैटर और ज्यादा इसकी तरफ खिंचता चला गया। तो इस प्रकार से इसका मास बढ़ता गया, बढ़ता गया। ठीक है, फिर कुछ जो बाहर का जो मैटर रह गया था, वो भी क्या है, इसके आसपास भी बहुत सारे छोटे छोटे से और जो है प्लेनेटरी टाइप के, प्लेनेट टाइप के, यानी कि जिनको आप एक छोटे छोटे गोलों की तरह कह सकते हो, जिनकी खुद का अपना एक सेंटर है, उनकी ग्रेविटी है जो इसके चारों तरफ जनरेट हुए। यानी कि किसी भी गैलेक्सी के अंदर या किसी नेबुला के अंदर जो है
जो मैटर एक जगह बना उसका लगभग 98% 90% पार्ट जो है वो किस में चला गया, उस स्टार के अंदर चला गया, और उसका जो 1% के अराउंड कुछ हिस्सा रह गया है थोड़ा बहुत, वो जो उसके आसपास का जो मैटर है उसी के चारों तरफ वो फैल गए। तो इस प्रकार से हमारे जो स्टार और जो प्लेनेट बने हैं वो इस प्रकार से बने हैं, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो बिग बैंग की थ्योरी हमें बताती है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स बना है, उस यूनिवर्स के अंदर जो स्टार बने हैं और जो हमारे प्लेनेट बने हैं। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि भी ये किसने दी थी। ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे जॉर्ज लेमेंटियर। एक्चुअल में जो ये बिग बैंग नाम है ना, ये इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने बस अपनी एक थ्योरी दी थी। जो ये नामकरण किया था ना, ये फ्रेड होयल ने दिया था एक इंटरव्यू के दौरान, तो इन्होंने इसका नामकरण किया था। उसके बाद इसको बिग बैंग थ्योरी जो है कहा जाने लगा। उससे पहले उनका सिर्फ एक थ्योरी थी, उन्होंने बस थ्योरी दी थी। ये सभी बातें हम कर चुके हैं कि भी एकाकी परमाणु से ज्यादा घनत्व के कारण उसमें एक बूम हुआ जिससे कि सारा मैटर बाहर की तरफ हुआ, और ये जो घटना हुई थी आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर अगो हुई थी। ठीक है, इसके कुछ एविडेंस भी मिलते हैं कि भी ये बिग बैंग जो है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, उसके क्या एविडेंस है। देखो, अगर इसमें एक्सपेंशन हुआ है और सारा का सारा मैटर दूर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो आकाश गंगाएं हैं, यानी कि जो गैलेक्सियां हैं, एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि भी हमारी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी और जो हमारी सॉरी हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारे बिल्कुल नजदीक की जो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो थोड़ा सा नजदीक आ रही है। बाकी सारी की सारी गैलेक्सियां दूसरे से दूर जा रही है। फिर रेड शिफ्ट की एक घटना होती है। रेड शिफ्ट का मतलब होता है डॉपलर इफेक्ट, यानी कि जैसे जैसे कोई चीज हमारे नजदीक की तरफ आएगी ना, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वो ब्लू कलर की लाइट हमें दिखाई देगी, और जितना कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होगा उतनी ही उसकी जो फ्रीक्वेंसी कम होगी और वो रेड जो कलर है उसकी तरफ जाएगी। इसके अलावा एक कॉस्मिक रेडिएशन बैकग्राउंड ये भी है एक, जिसकी खोज जो है एलन पेनिस रॉबर्ट और विल्सन ने की थी। ये पुरानी ओल्डेस्ट लाइट ऑफ यूनिवर्स की प्राचीनतम प्रकाश से रिलेटेड है, और कुछ रिमाइंडर जो बचे हुए हैं लाइट के, उनसे भी इस थ्योरी को वो जो है प्रूफ करते हैं। इसके अलावा जो है एक और है स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने दी थी। इन्होंने बताया था कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो कभी ना तो वो कभी शुरू हुआ था ना कभी उसका एंड होगा। उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स बना ही नहीं। उन्होंने बता दिया कि जो यूनिवर्स है ना, बस वो इतना सा ही है, बस इसके अंदर जितना भी मैटर है, गैलेक्सी है या फिर जो स्टार है, वो सब क्या है, वो अपनी फॉर्म को चेंज करते रहते हैं, वो एक्सपेंड करते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। यूनिवर्स बस ऐसे ही बना। इनकी थ्योरी इस चीज को बताती है। इसके बाद पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, डॉक्टर एलन सैंड्रेस की दी हुई है। संदेश, एलन संदेश या सैंड्रेस। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यूनिवर्स जो है ना हमारा, वो कैसे बना है कि यूनिवर्स, उन्होंने मान लिया कि बिग बैंग से हुआ है, वो बात उन्होंने सही मानी है। इन्होंने कहा कि ये अपना फैलाव करेगा, यानी अपना पूरा का पूरा एक्सपेंडिंग फॉर्म में जाएगा, एक्सपेंड होगा, और उसके बाद एक उस स्टेज पे आ जाएगा जब इसके एक्सपेंडिंग करने की जो कैपेसिटी है या फिर जो इसकी एनर्जी है, वो एक टाइम के बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि जितना इसने विस्तार करना था ना, वो कर चुका होगा अपना, और उसके बाद ये धीरे धीरे अपनी उसी स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर से सिकुड़ के उतना सा उसी सेंटर पे आके ठहर जाएगा। इनकी थ्योरी ये बताती है। इन्फ्लेशन की थ्योरी क्या कहती है, ये एक्चुअल में बिग बैंग का ही पार्ट है। इन्होंने जो है यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन बताई है, या जो इनका कि भी यूनिवर्स कैसे बना, उससे रिलेटेड थ्योरी दी है कि भी जो यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन हुआ वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुआ है, वो थोड़े टाइम में ही हुआ है उनका। ठीक है, ये बिग बैंग का ही पार्ट है। अच्छा, अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक था, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी। ओरिजिन ऑफ द अर्थ। देखो, हाइपोथेसिस और मोनेस्टिक हाइपोथेसिस, यानी कि अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड ना कई प्रकार की हाइपोथेसिस, जिसमें देखो एक होती है हाइपोथेसिस, एक होती है थ्योरी। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हाइपोथेसिस एक ऐसी ऐसी प्रकार की अवधारणा है, या आप इसको एक प्रकार की अवधारणा ही कहेंगे हम, कि भी किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया और अपने लॉजिक के बेस पर कुछ, लॉजिकल बेस पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, और उन विचारों के आधार पर उसने बताया कि ऐसा है ऐसा है, उसने ऑब्जर्व करके ही वो लॉजिक के बेस पर ही दिया है, वो होती है हाइपोथेसिस।
अब थ्योरी और हाइपोथेसिस में क्या फर्क है कि भी जब हाइपोथेसिस की जब टेस्टिंग कर ली जाती है, एक सर्वमान्यता मिल जाती है उस कॉन्सेप्ट को, और सभी जो साइंटिस्ट है या जो स्कॉलर है उस पर अपनी सहमति दे दे, और इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब ऐड कर देंगे ना, तो पूरी तरह से उस फॉर्मूला के ऊपर वो थ्योरी जो है वो लगभग खरी उतरी। खरी तो देखो 100% तो कभी नहीं होगी, लेकिन उसके बहुत सारे सवालों के जवाब वो सही दे, उसको बोलेंगे थ्योरी। अब हमारी अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड भी कई प्रकार की हाइपोथेसिस दी है, जिसमें पहली तो है मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, दूसरी है ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। अब ये देखिए मोनिस्टिक हाइपोथेसिस क्या है, बस इनके अपने नाम याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। जो आपके मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है, इसमें बताया गया है कि जो अर्थ का ओरिजिन है वो एक सिंगल स्टार से हुआ, यानी एक ही तारा था। जैसे कि हमने बिग बैंग में देखा था कि स्टार के चारों तरफ से बहुत सारा मैटर था, उसी के चारों तरफ वो जो फैला हुआ मैटर था वो एक प्रकार के पार्ट में बदल के, और उसी के चारों तरफ फिर वो घूमने लगा और खुद का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स ने जनरेट कर लिया। जो ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस है वो हमें बताती है कि जो हमारी अर्थ का जो की फॉर्मेशन हुई है वो टू स्टार से हुई है, यानी किसी ने बताया कि एक स्टार था, दूसरा स्टार उसके नजदीक से गुजरा, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको खींच लिया, उससे बहुत सारा मैटर बाहर निकला। तो ये भी कई प्रकार की हाइपोथेसिस है, अभी देखेंगे हम किसने कौन कौन सी हाइपोथेसिस दी है, और एक मॉडर्न सिद्धांत जो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद है हमारी पहले मोनिस्टिक हाइपोथेसिस। वैसे बस इनका नाम ही याद रख लोगे तो काफी है, नेट में यहाँ तक ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बाकी कुछ है जो जैसे इमैनुअल कांट की हाइपोथेसिस है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और नेबुलर हाइपोथेसिस है, कुछ का आप डिटेल में पढ़ सकते हो, नहीं तो बस इनको याद रख लोगे तो यही काफी है। पहले जो मेजर हाइपोथेसिस जो कि एक ही तारे से है, जैसे कि पहले कोमेट हाइपोथेसिस दी थी, ये थे कास्टे दे बफन 1749 के अंदर, जो सबसे पहले स्कॉलर थे हमारी अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड या उसकी फॉर्मेशन से रिलेटेड, पहले जो हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी। उसके बाद इमैनुअल कांट की है गैसियस हाइपोथेसिस, ये 1755 के अंदर दी थी इन्होंने। उसके बाद फिर आते हैं लाप्लास, और इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी ये थी नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, साइमन लाप्लास 1796 के अंदर इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी। उसके बाद मीटियोरिक हाइपोथेसिस दी थी, उल्कापिंड की जो अवधारणा है वो लोकियर की दी हुई है 1919 के अंदर। फिर उसके बाद है ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस, अब जो कि दो तारों से, यानी कि एक तारा था, दूसरा तारा उसके आसपास से गुजरा, और फिर उसने उस दूसरे तारे का जो है मैटर है वो प्लेनेट में बदल गया, और इस प्रकार से जो है उनकी अपनी दी हुई जो है ये यानी कि 2 तारों से बनी हुई जो अवधारणा है कि भी हमारी अर्थ या फिर जो जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है, जो भी जो आपको दिखाई दे रहा है मैटर वो बना है। जिसमें सबसे पहली है प्लेनेट ग्रहाणु या प्लेनेट सेंटिमल जो हाइपोथेसिस है, चैम्बरलिन और मोल्टन की दी हुई है ये अवधारणा, ये 1905 के अंदर इन्होंने दी थी। फिर उसके बाद है टाइडल हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स की और जेफरीज दोनों का ही नाम आता है इसमें, 1919 के अंदर और 1929 के अंदर इन्होंने ये अपनी हाइपोथेसिस दी थी। उसके बाद बाइनरी स्टार की, जो कि बाइनरी स्टार यानी कि दो तारों से ही सीधी दी थी, ये दी थी एच एन रसेल ने। और एक दिया था विखंडन, रोसजन की दी हुई है ये विखंडन का सिद्धांत या फ्यूजन थ्योरी दी थी इन्होंने। नोवा हाइपोथेसिस ऑयल ने, फ्रेड होयल और लिलिल्टन ने दी थी। सीफिड सादे कल्पना यानी कि सीफिड थ्योरी दी थी बनर्जी ने। और फिर उसके बाद आती है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, या ऑटो सिडमंड की दी हुई है, ठीक है। इनको याद रखने के लिए कुछ को तो आप जोड़ के ऐसे बना सकते हो कि इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ऑटो सिडमंड, यानी कि जब ऑटो चलते हैं तो डस्ट उड़ती है, कुछ का तो आप ऐसे ट्रिक लगा के याद रख सकते हो इनको, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस के बाद जो है फिर क्या हुआ कि हमारी अर्थ की फॉर्मेशन अभी हमने बिग बैंग से भी पढ़ी है और पुराने कॉन्सेप्ट भी हमने देखे हैं। तो क्या हुआ कि हमारी अर्थ के ऊपर क्या था कि जो स्टार्टिंग में हमारी अर्थ थी ना, वो अर्थ थी हमारी एक प्रकार से गैसियस फॉर्म में, एक नेबुला की फॉर्म में थी, एक प्रकार का नेबुला था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये ठंडी होना शुरू हुई, और इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो आया। जब ये सब्सटेंस जो थे ग्रेविटी से जो कंपैक्ट हुए, और इस कंपैक्ट होने से जब एक जगह इकट्ठे हुए, तो एक प्रकार से जब ये जितने भी तो ये जो ग्रेविटी से जितने भी जो जितना भी मैटर था वो एक जगह इकट्ठा हुआ,
तो क्या हुआ, जब वो एक जगह पर इकट्ठा होगा ना आसपास, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर उसका मास बढ़ेगा, उसकी जो है एक प्रकार से उसके अंदर एनर्जी भी जनरेट होगी, जिससे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा इसका, और बाहर का और भी मैटर जो है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से अंदर की तरफ जाएगा, जो कि अभी हमने बिग बैंग थ्योरी में भी पढ़ा था ये। तो उससे क्या होगा, इसके चारों तरफ जो है ना बहुत सारा मास इसका बढ़ता जाएगा, और जब मास बढ़ेगा ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या होगा, क्योंकि अब इसका देखो बहुत ज्यादा इसका जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक प्रकार से इसके अंदर जो ये एक प्रकार की मैग्मा की फॉर्म में, यानी कि लावा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि जो इसका जो मैटर है वो सारा का सारा बिल्कुल तप जाएगा, बिल्कुल लावे की तरह हो जाएगा। तो ये जो पहले नेबुला यानी कि एक डस्ट और जो गैस का जो एक नेबुला थी, अब वो आ गई हमारी अर्थ एक प्रकार की लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि अब हमने देखा, क्योंकि जब कोई लिक्विड चीज होती है तो उसके अंदर बहुत सारा मैटर जो होता है ना, वो देखा जो हैवी मैटर होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, तो जितने भी भारी भारी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हमारी अर्थ के सेंटर में आ गए। और जैसा कि हम देखते हैं निफे जो निकिल और जो फेरे में होता है, वो सारे के सारे कहाँ आ गए, इसके सेंटर में, और बाहर जो है वो लाइट लाइट जो जितने भी हल्के हल्के थे तत्व वो बाहर आ गए। फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम ये ठंडी होती गई, यानी कि इसके जो क्रस्ट जो है वो अब ये ठंडी होती गई, और ठंडी होने से इसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, और सॉलिडिफिकेशन से क्या हुआ, जब कोई चीज ठंडी होगी तो वो थोड़ी सी श्रिंक करेगी, तो इसका जो सरफेस था वो ऊपर नीचे हुआ, और हमारे जैसे कि ओशन वो उबड़ खाबड़ जगह पे नहीं, वहां पर हमारे ओशन और पर से कॉन्टिनेंट की तरह वो बनी। उसके बाद इसकी क्रस्ट बनी, और ये जो है कि भी हल्के जो मैटर था वो बाहर की तरफ, और जो हैवी मैटर था वो अंदर की तरफ रुका, उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, और ये देखो कई प्रकार की परतों में हमारी अर्थ का जो है वो एक प्रकार से जन्म हुआ, जिसमें सबसे ऊपर वाली जो हमारी अर्थ की परत है जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, फिर मेंटल और कोर वाला पार्ट है। तो आज हमने देखा कि हमारी अर्थ का ओरिजिन, और कैसे कैसे हमारी अर्थ जो है हमारे यूनिवर्स में, हमारा यूनिवर्स कैसे हमारी जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है या मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे हमारा यूनिवर्स बना, और हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ। नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ेंगे हम, तो हमारी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उससे रिलेटेड हम बहुत कुछ जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।